नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर कवायद जारी हो गई है। दिल्ली में मेल मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूदा वक्त में दिल्ली में हैं और पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि होली के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और उसी में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। हालांकि इस बात की भी प्रबल संभावनाएं बन रही हैं कि कार्यवाहक सीएम पुष्कर धामी को एक बार फिर से उत्तराखंड की कमान सौंपने की जिम्मेदारी दी जाए और एक बार फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। उत्तराखंड में लालकुआं खाद्य विभाग की टीम ने होली पर्व को देखते हुए विशेष अभियान चलाते हुए लालकुआं और हल्दूचौड़ क्षेत्र में औचक छापेमारी कर किराना मिठाई समेत 1 दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों में जांच की। इस दौरान 4 दुकानों से गुजिया के सैंपल भी लिए, जबकि कई दुकानदारों को धारा 32 का नोटिस दिया गया। यहां खाद्य विभाग के जिला अभिजीत अधिकारी संजय कुमार सिंह और खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टमटा के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम द्वारा लालकुआं में कई प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण करते हुए छापेमारी की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई दुकानों में खामियां पाई गई हैं, जिस पर उनके चालान भी काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का औचक छापेमारी अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। इस अवसर पर उनके साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामनगर नंदकिशोर सहित कई कर्मचारी भी मौजूद रहे। देखते हुए पिछली 3 तारीख से हम लोगों का अभियान चल रहा है। इसमें अभी तक हम लोग जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 45 नमूने हमने संग्रहित किए। लालकुआं खाद्य विभाग की टीम ने होली पर्व को देखते हुए विशेष अभियान चलाते हुए लालकुआं और हल्दूचौड़ क्षेत्र में औचक छापेमारी कर किराना मिठाई समेत 1 दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों में जांच की और इस दौरान 4 दुकानों से गुजिया के सैंपल लिए, जबकि कई दुकानदारों को धारा 32 का नोटिस भी इस दौरान थमाया गया। उधर ऊधम सिंह नगर के खटीमा वार्ड नंबर 6 के निवासियों ने स्थानीय फ्लोर मिल के स्वामी पर खकरा नाले के अंदर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर आरोप लगाते हुए खटीमा एसडीएम को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में वार्ड वासियों ने आरोप लगाया है कि अतिक्रमण के कारण पानी निकासी बंद होने से बाढ़ की स्थिति बन सकती है। वहीं उन्होंने बताया कि पूर्व में भी माननीय न्यायालय के आदेश पर मामले को लेकर के शिकायत की गई थी। नाले से अवैध अतिक्रमण हटाया गया था और इसके बावजूद भी फ्लोर मिल स्वामी द्वारा नाले में अवैध अतिक्रमण कर दीवार का निर्माण कराया जा रहा है। वार्ड वासियों ने अवैध अतिक्रमण कर बनाए जा रहे दीवार को रोके जाने की गुहार लगाई है और इसके साथ ही उन्होंने आंदोलन और धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी है। वहीं इस मामले में एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा मौके का निरीक्षण करने के बाद अर्चना अतिक्रमण को हटाया जाएगा और इसके साथ ही आपदा को रोकने के लिए उचित जगह पर सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। फ्लोर मिल हर्ब्स की दूसरी तरफ को फ्लोर मिल का बनाई हुई है। उसमें आपदा न्यूनीकरण डिजास्टर मिटिगेशन के अंतर्गत प्रोटेक्शन वॉल का कार्य इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। इनका आरोप ये है कि उनका जो ये पिचिंग कर रहे हैं या जो प्रोटेक्शन वॉल लगा रहे हैं वो अतिक्रमण करते हुए खतरा नाले के बीचों बीच लगाया जा रहा है, जिससे होगा ये कि नाले का भाव जो है इनकी तरफ वाल्मीकि बस्ती की जाएगा और इनको आपदा के जद में ये लोग आ जाएंगे। तो इस समय मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी मेरी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि हम मौके का निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि अगर उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है तो उस अतिक्रमण को हटाया जाएगा और जो प्रोटेक्शन वाला अगर हमें चाहिए तो वो प्रोटेक्शन वहाँ लगेगी जहाँ से उनका रास्ता उनका जो भूमिका है हद होगी, तो वहाँ तक उनका वो किया जाएगा। बाकी देखेंगे कि क्योंकि वाल्मीकि बस्ती भी एक इसमें काफ़ी लोग इससे इन्वॉल्व हैं, तो इनका भी एक प्रोटेक्शन के लिए एक प्रस्ताव इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और हम चाहेंगे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट वहाँ पर भी प्रोटेक्शन वॉल लगाए। ऊधम सिंह नगर के खटीमा वार्ड नंबर 6 के निवासियों ने स्थानीय फ्लोर मिल के स्वामी पर नाले के अंदर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण का आरोप लगाया है और खटीमा एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में वार्ड वासियों ने आरोप लगाया है कि अतिक्रमण के कारण पानी निकासी बंद होने से बाढ़ की स्थिति बन सकती है और उन्होंने बताया कि पूर्व में भी माननीय न्यायालय के आदेश पर नाले से अवैध अतिक्रमण हटाया गया था। इसके बावजूद भी फ्लोर मिल स्वामी द्वारा नाले में अवैध अतिक्रमण कर दीवार का निर्माण कराया जा रहा है। वार्डवासियों ने अवैध अतिक्रमण कर बनाए जा रहे दीवार को रोके जाने की गुहार लगाई है।
कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार पर बनी बहुचर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर वरिष्ठ भाजपा नेता और विस्तार योजना के प्रांतीय संयोजक मनोज पाठक ने विधानसभा क्षेत्र के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि हर राष्ट्रभक्त और सनातन धर्म को मानने वालों को यह मूवी जरूर देखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चरित्र जागरूकता अभियान के तहत उनके द्वारा कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को आगामी 22 तारीख को द कश्मीर फाइल्स मूवी निःशुल्क दिखाई जाएगी, जिसके लिए हल्द्वानी के 2 बड़े थिएटर बुक कर लिए गए हैं। उन्होंने प्रदेश में द कश्मीर फाइल्स मूवी के टैक्स फ्री करने पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद भी दिया है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2017 में देहरादून को केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल किया गया था। उस वक्त तय किया गया था कि स्मार्ट सिटी परियोजना से संबंधित सभी कार्यों को 2021 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने टोटल बजट 1407 करोड़ जारी किया था और उससे से अब तक करीब 700 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, यानी आधा बजट अधिकारी ठेकेदारों को पास कर चुके हैं, लेकिन काम न के बराबर हुआ है। जबकि अधिकारी 45% काम पूरा होने का दावा कर रहे हैं और स्मार्ट सिटी का काम कई सालों से चल रहा है, जिसके चाल चींटी से भी धीमी चल रही है। तो वहीं इसी को लेकर हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने पलटन बाजार में जाकर जब स्थिति का जायजा लिया और क्या है विकास की जमीनी हकीकत, देखिए इस खास रिपोर्ट पे। बनने की कवायद 2017 से ही शुरू हो चुकी थी देहरादून में, लेकिन 2022 आ चुका है, अभी तक स्मार्ट सिटी बनते हुए कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है। अधिकारी बार बार कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, 40 से 45% तक काम हो चुका है, लेकिन व्यापारी वर्गों का यह बिल्कुल भी मानना नहीं है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही हुआ है। मैं आपको पलटन बाजार की स्थिति के विषय में दिखाने आया हूँ। मैं आज ज़मीनी हकीकत से सभी को रूबरू करवाने आया हूँ कि पलटन बाजार की क्या स्थिति है। आइए आप देखें। मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक वायर जो जमीन के ऊपर पिलर पर इलेक्ट्रिक वायर लटक रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पलटन बाजार में स्मार्ट सिटी के तहत यह कहा गया था कि जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर पलटन बाजार में लटक रही है उसे भूमिगत कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी कहीं ऐसा होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। ज़मीन के नीचे तो छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रिक वायर जिस तरीके से लटक रहे थे अभी भी उसी तरीके से लटक रहे हैं। बिल्कुल दूसरी बात मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सड़क की स्थिति, यदि आप देखें सड़क की स्थिति, तो सड़क की स्थिति पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। मैं अपने सहयोगी से कह रहा हूँ सड़क की स्थिति को वो दिखाएं, लोगों को यह जर्जर स्थिति को दिखाएं। किस तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम पर अधिकारियों का तो कहना है काम हो रहा है, लेकिन कहीं यह लगता नहीं है कि घपले घोटाले, सिर्फ लग रहा है कि घपले घोटाले हो रहे हैं। बिल्कुल साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाह रहा हूँ कि दुकानों के चारों ओर, दुकानों के बगल में जो एक पार्ट बैठाया गया था, बिल्कुल उसे सिर्फ तोड़ दिया गया है, लेकिन उस पर काम अभी तक कुछ चल नहीं रहा है। सिर्फ देखें, सिर्फ वहाँ पर काठ का लगा दिया गया है और दुकान नालियों को तो बना दिया गया है, लेकिन नाली के पार्ट अभी भी देखें बाहर रखे हुए हैं। तो बिल्कुल इससे तो स्थिति यही लगती है कि पलटन बाजार की स्थिति बिल्कुल और भी बद से बदतर होते जा रही है। मैं सहयोगी से कहना चाह रहा हूँ कि वो कैमरामैन कि वो दिखाएं नाला की स्थिति को। अभी जो नाला बन रहे हैं, अब इस तरफ आई वो पार्ट की स्थिति को भी दिखाएं, किस तरीके से पार्ट सिर्फ बना करके छोड़ दिया गया है। यहाँ पर व्यापारी वर्ग का कहना है कि अक्सर एक्सीडेंट, दुर्घटना हो जाया करती है, जिससे महिला और बच्चे ज़्यादा जख्मी होते हैं। तो यह रही हमारी पलटन बाजार की स्थिति। पलटन बाजार के विषय में मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि पलटन बाजार जो है, इसे स्मार्ट, ये जो एरिया है, इसे पलटन बाजार एरिया को, ये मुख्य देहरादून का सबसे मुख्य बाजार है और देहरादून के इस बाजार को सूरत और दिल्ली के चांदनी चौक जैसा बनाने की बात कही जा रही थी, लेकिन देखने से तो यह नहीं लग रहा है कि इसे दिल्ली के तर्ज पर या सूरत के तर्ज पर बनाया जा सकता है। तो वहीं बाजपुर के एसडीएम कार्यालय में बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने सिविल जज जूनियर डिवीजन के अनुचित व्यवहार के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने की बात भी कही। बता दें कि बाजपुर के एसडीएम कार्यालय में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवराज सिंह राणा के नेतृत्व में अधिवक्ता
एकत्र हुए और जहां अधिवक्ताओं ने बाजपुर के सिविल जज जूनियर डिवीजन के अधिवक्ताओं के प्रति अशोभनीय व्यवहार होने की बात कही। इस दौरान अधिवक्ताओं ने सिविल जज जूनियर डिवीजन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया और नारेबाजी भी की। इस दौरान अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। बाजपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवराज सिंह राणा ने कहा कि सिविल जज जूनियर डिवीजन का व्यवहार अधिवक्ताओं के प्रति अपमानित करने वाला है, जो आए दिन अधिवक्ताओं को न्यायालय में अपमानित करने का काम करती है, जिसके चलते अधिवक्ताओं को हड़ताल पर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये बात तो जब से मैडम साहिस्ता बानो जी हमारी यहाँ सिविल जज जूनियर डिवीज़न बन के आई हैं, पहले भी कई 2-3 मैडमें पहले भी हमारी जूनियर डिवीज़न बन के आई हैं, ऐसा व्यवहार आज तक किसी भी मजिस्ट्रेट का नहीं रहा जैसा मैडम महोदया का है। कई बार वकीलों को अपमानित करने का मामला हम सिविल जज जूनियर डिवीज़न महोदया के समक्ष उठा चुके हैं। कई बार भी इनसे वार्ता हो चुकी है, लेकिन इनके आचरण में कोई फ़र्क नहीं आया। आज मजबूरन बस हमारे जब से ये मैडम साहिबा आई हैं साहिस्ता बानो जी, हमने इन्हें कई बार समझाया कि आपका व्यवहार जो है अधिवक्ताओं के प्रति और मुवक्किलों के प्रति बहुत ख़राब है, लेकिन इनके व्यवहार में बिल्कुल भी सुधार नहीं आया और हम लोग कई बार इन्हें पहले भी समझा चुके हैं। इन्होंने अभी 5-6 दिन पहले एक अधिवक्ता अनिकेत बेनी बाजपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं और किसानों ने NH 74 घोटाले को लेकर नगर में नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। वहीं आक्रोशित लोगों ने NH 74 घोटाले की जांच की मांग को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। इसके साथ ही आक्रोशित लोगों ने बाजपुर के नवनियुक्त विधायक यशपाल आर्य पर घोटाले में लिप्त होने का भी आरोप लगाया। बता दें कि विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद एक बार फिर NH 74 का जादुई जिन निकलकर सामने आ गया है। इसी के चलते बाजपुर के रामलीला मैदान में भाजपा कार्यकर्ता और किसान एकत्र हुए, जहां से लोगों ने NH 74 घोटाले की जांच की मांग को लेकर नगर में जुलूस निकाला, जिसके उपरांत आक्रोशित लोगों ने तहसील कार्यालय में वर्तमान विधायक यशपाल आर्य पर NH 74 घोटाले में लिप्त होने का आरोप भी लगाया और जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार राजेंद्र सुनवाल को सौंपा। इस दौरान सुल्तानपुर पट्टी के भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में NH 74 हाईवे के निर्माण में घोटाला किया गया था, जिसमें यशपाल आर्य भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आज भी किसानों के खतौनियों किसानों को नहीं मिल पा रही हैं और किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से NH 74 घोटाले की जांच की मांग की है कि 2017 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें NH बना। NH बनने के बाद जो उस टाइम मौजूदा राजस्व मंत्री थे उन्होंने तरीके से घोटाला किया और फिर बाद में वो डर के मारे या कैसे भी अगर भाजपा सरकार में आए तो हमारे तो प्रतिनिधि बने ना। हमने प्रतिनिधि उनके बनने के बाद 50 बार उनके हल्द्वानी जाने के बाद हाथ जोड़ जोड़ के ये कहा, बाबूजी किसान की खतौनी डबल लोकर में जो बंद है उसे वापसी करा दो, क्योंकि किसान से जो जमीन किसान की छू रही है NH 74 से वो 1 या 2 किसान है केवल। मगर हमने इनसे कहा कि उनकी स्कैन करा दो खतौनी, जो किसान वहाँ पे हैं उनके खतरा नंबर स्कैन करा के बाकी किसानों को पीड़ित होने से बचाओ। मगर यशपाल आर्य ने एक नहीं सुनी, क्योंकि और खबरों में एक बार फिर से रुख करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेसियों की गुटबाजी एक बार फिर देखने को मिल रही है। चुनावी परिणाम में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेसी दिग्गज एक दूसरे का हार का ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी हाईकमान से अपने इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। हरीश रावत के पार्टी से इस्तीफा देने के बयान के बाद हरिद्वार जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटने लगा है। पूर्व कांग्रेस राज्य मंत्री आदित्य राणा ने कहा कि गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस को हार देखनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में केवल हरीश रावत का ही चेहरा था जो कांग्रेस की नया पार लगा सकता था, लेकिन अंदरूनी कलह ने हरीश रावत को पार्टी से संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया है। आनंद राणा ने दावा किया है कि हरीश रावत के इस्तीफे के बाद हरिद्वार से कई इस्तीफे दिए जाएंगे। इस्तीफे की तो हरीश रावत जी तो एक कांग्रेस में ब्रांड है, उनके बिना तो उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत करना मैं समझता हूँ, उनको एक्साइड करके या उनको नेगलेक्ट करके तो नुकसान ही होगा पार्टी को। और अगर रावत जी ने इस्तीफा दिया है, इस तरह की कोई बात आई है, तो सामूहिक रूप से
और खबर अब ऊधम सिंह नगर से है, जहां सीमांत खटीमा के चकरपुर बिलहरी ग्राम सभा के ग्रामीणों ने एसडीएम खटीमा को ज्ञापन सौंपकर रेलवे विभाग द्वारा बंद किए गए मार्ग को खुलवाए जाने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कई बार गुहार लगाने के बाद भी रेलवे विभाग द्वारा मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग स्वीकृत नहीं किया गया, जिसके बाद विकल्प के तहत ग्रामीणों ने रेलवे क्रॉसिंग पर पुलिया के नीचे से आवागमन शुरू कर दिया था, जिसको लेकर रेलवे विभाग द्वारा जेसीबी से बड़े बड़े गड्ढे खुदवाकर बंद करवा दिया गया है और जिस कारण आवागमन पूर्णतः बंद हो गया है। इसके साथ ही आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर मार्ग को सुचारू नहीं किया गया तो वे आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। वहीं इस पूरे मामले में एसडीएम खटीमा रविंद्र बिष्ट ने बताया है कि डिविजनल इंजीनियर के मुताबिक प्रपोजल मिलने के बाद रास्ता बनाया जा सकता है, लेकिन इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही एसडीएम ने बताया कि प्रस्ताव आने के बाद ही उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा। ऊपर से इनका रेलवे ट्रैक जा रहा है, नीचे से चाह रहा है कि क्योंकि इनके वहाँ पर कोई आने जाने का रास्ता नहीं, तो नीचे अंडरपास की इनकी डिमांड थी। डिविजनल इंजीनियर साहब भी मेरे साथ थे रेलवेज़ के, उनके द्वारा कहा गया कि ये प्रपोजल देंगे तो ये बनाया जा सकता है, लेकिन इसका जो खर्चा है वो राज्य सरकार वहन करेगी। तो देखेंगे इसमें इनकी तरफ से प्रस्ताव आएगा तो उसको देखा जाएगा। और उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित सल्ट विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक महेश जीना के कर्मचारियों को लेकर दिए गए बयान के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न संगठनों के कार्मिकों ने चौघाना पाटा गांधी पार्क में जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक जीना के बयान की निंदा करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के रवैये पर सुधार नहीं हुआ तो कर्मचारी सचिवालय और विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान कर्मचारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। बड़े दुख के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि जिन कर्मचारियों द्वारा पूरे राज्य के निर्माण में अपना 94 दिन का योगदान देते हुए इस राज्य का निर्माण किया और हमेशा जो है सरकार और शासन के दायित्व का निर्वहन किया है और पूरे अपने कार्य और दायित्व का निर्वहन करते हुए वर्तमान में लोग सभा के निर्वाचन का जो पूरा मनोयोग से जो है संपादित किया गया और माननीय विधानसभा विधायक सल्ट द्वारा जो है कर्मचारियों के कड़े शब्दों का जो है हम पूरे जनपद अल्मोड़ा के सभी संगठन निंदा करते हैं। उत्तराखंड के लालकुआं के कालाढूंगी विधानसभा में होली महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। गांवों में होलियार ढोल मजीरों के साथ घर घर जाकर होली गायन कर रहे हैं। वहीं गांव-गांव महिलाओं की होली भी धूम मचा रही है। महिलाएं कई स्वांग रचकर सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार कर रही हैं। वहीं कालाढूंगी विधानसभा के वरिष्ठ बीजेपी नेता और विस्तार योजना के प्रांतीय संयोजक मनोज पाठक के आवास पर पहुंचे होलियारों ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाया और एक दूसरे को बधाइयां देकर खड़ी होली का गायन कर ढोल मजीरे पर जमकर थिरके। इस मौके पर बीजेपी नेता और विस्तार योजना के प्रांतीय संयोजक मनोज पाठक ने क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कुमाऊं मंडल की होने वाली विश्व प्रसिद्ध होली के बारे में जानकारी भी दी। होली जो बहुत पवित्र भावना के साथ अपने भारत देश में मनाया जाता है, मैं पूरे प्रदेश की कालाढूंगी विधानसभा की और पूरे देशवासियों को इसकी बधाई देना चाहूँगा कि ये रंगों का त्यौहार सबके जीवन में अलग अलग तरीके से हर्षोल्लास के साथ उनके भविष्य को रंग दे, उनकी खुशियाँ उनके चरणों को चूमे और प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल होकर उत्साहित होकर राष्ट्र प्रेम की भावना से, राष्ट्र प्रथम की भावना से। उधर आवास विकास स्टेडियम कॉलोनी गली नंबर 8 निवासी एक महिला ने अपनी 2 बेटियों को गोद लेने वाले युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। शादी का दबाव बनाने पर अब युवक ने महिला को घर से बाहर निकालकर ताला लगा दिया है। ऐसे में महिला और उसकी 6 बेटियां सड़क पर आ गई हैं। महिला के अनुसार उसका पति शराब पीने का आदी था, इस कारण उसने अपने पति को छोड़ दिया। 5 साल पहले महिला की 2 बेटियों को आरोपित युवक ने कानूनी तौर पर गोद भी लिया था, जिसके बाद युवक की नियत महिला को पाने के लिए मचलने लगी।
अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बहला फुसलाकर युवक ने शादी की बात कहकर महिला को भी अपने साथ रख लिया। महिला ने पुलिस को तहरीर देकर युवक के खिलाफ धोखाधड़ी और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। एम्स चौकी प्रभारी शिवराम ने बताया कि मामले में शिकायत मिली है, फिलहाल जांच की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भैया मेरे साथ तो मेरा नाम स्मिता है। मैं गांव में रहती थी और मेरे पति बहुत मतलब से शराब पीता था। ये 5 धू करूँगा आज भैया वो अब मुझे मारकूट गांव में ही मारकूट बहुत किया। मैंने वहाँ पे चमोली वहाँ पे गोपेश। उधर ऋषिकेश में भरत मंदिर इंटर कॉलेज के पास श्री शिरडी साईं धाम मंदिर में 17 मार्च को होली मिलन का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा। होली के कार्यक्रम की सभी तैयारियां मंदिर परिवार की ओर से पूरी कर ली गई हैं। 17 मार्च की सुबह शहर में साईं बाबा की भव्य पालकी यात्रा भी निकाली जाएगी। दोपहर के समय बाबा का अटूट लंगर चलेगा। शाम को प्रसिद्ध भजन गायनों के द्वारा साईं संध्या आयोजित की जाएगी, जिसके बाद मंदिर में फूलों की होली खेली जाएगी। होली कार्यक्रम के दौरान बाबा की भव्य झांकियों के दर्शन श्रद्धालुओं को कराए जाएंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चौथी बार निर्वाचित हुए ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल होंगे। बता दें कि ये सारी जानकारियां मंदिर के व्यवस्थापक और साईं बाबा सेवा समिति के अध्यक्ष अशोक थापा ने पत्रकार वार्ता करते हुए दी। देखिए, शिरडी साईं धाम मंदिर में 2020 को अंतिम बार पुराने मंदिर में ये कार्यक्रम किया गया था और कोविड के चलते हम ये कार्यक्रम नहीं कर पाए थे। लेकिन इस वर्ष 2022 में बाबा का बहुत भव्य सुंदर मंदिर बना है और हम मंदिर परिवार के सभी लोगों ने डिसाइड किया है कि बहुत धूमधाम से कल हम यहाँ पहले दिन में भंडारा है, फिर सुबह उससे पहले पालकी है, दिन में भंडारा है, फिर शाम को बाबा की भजन संध्या है। एक बहुत बड़ी भजन संध्या के तुरंत बाद हमारे बीच में हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी भी आ रहे हैं और वो नीचे हमने भोजनालय बनाया है जहाँ भंडारा होता है, उसका विधिवत हम शुभारंभ भी करने जा रहे हैं और बाबा का नीचे का जो भंडारा स्थल बनाया हमने भोजनालय, उसको पब्लिक को सौंपने जा रहे हैं। फूलों की होली का कार्यक्रम है मंदिर में, जिसमें बाबा की बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ होंगी। ये कल का कार्यक्रम है। मंदिर के परिवार के बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं यहाँ पर। मंदिर परिवार के बहुत लोग हैं, सुंदर सुंदर झांकियाँ दिखाएंगे लोगों को और बहुत सुंदर सुंदर भजनों का कार्यक्रम है। 30 तारीख को एक आध्यात्मिक कार्यक्रम भी हम आयोजित कर रहे हैं। इसी माह के अंतिम गुरुवार को हम एक आध्यात्मिक प्रवचन करवा रहे हैं बाबा से रिलेवेंट। लोग बाबा को अभी पूरी तरह से जानते नहीं भजनों के माध्यम से। वो एक आध्यात्मिक कथावाचक हैं और बाबा की साईं ज्ञानेश्वरी। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।